नमस्कार, जय हिंद आप सभी को। इस वीडियो में हम राजस्थान एलडीसी 2026 जिसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं, 15 जनवरी से लेके 13 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन फॉर्म भरने से पहले कौन सा डिपार्टमेंट हमें चुनना है उसकी प्रेफरेंस हमसे पूछी जा रही है। तो डिपार्टमेंट बहुत सावधानी से चुनने हैं, क्योंकि जो डिपार्टमेंट आपने चुन लिया और आपके नंबर अच्छे आ गए तो वही डिपार्टमेंट आपको मिल जाएगा। तो आधार क्या होने चाहिए? जैसे किसी विद्यार्थी का आधार हो सकता है मुझे अपना गृह जिला चाहिए, मुझे घर के पास पोस्टिंग चाहिए। किसी का हो सकता है नहीं, मुझे जयपुर नौकरी करनी है। किसी को ट्रांसफ़र चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, किसी को प्रमोशन का ज़्यादा रहता है कि प्रमोशन जल्दी जल्दी हो जाए। तो कौन से डिपार्टमेंट को चुनना है, इसके साथ ही साथ किसी का ये होता है कि मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ, तो आगे पढ़ने के लिए मुझे थोड़ा मौका मिल जाए, किस डिपार्टमेंट में पढ़ने के ज़्यादा मौके हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में फॉर्म भरने से पहले आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, कुछ छोटे छोटे प्रश्न भी, जैसे RSCIT जिस विद्यार्थी ने नहीं कर रखी है तो उन विद्यार्थियों को क्या फॉर्म भर सकते हैं, क्या वो अभी भी RSCIT को कर सकते हैं। और तीसरा प्रश्न जो होगा कि EWS का जो एज रिलैक्सेशन है विज्ञप्ति में नहीं दे रखा है, तो RSSB का क्या इस पे स्पष्टीकरण है। इन सब चीज़ों के बारे में और भी छोटे छोटे मुद्दे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, और आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देंगे और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखेंगे। टेलीग्राम चैनल है हमारा दीक्षांत एकेडमी बीकानेर। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, आप इसको ज्वाइन कर लेंगे। राजस्थान की कोई भी वैकेंसी है, कोई भी अपडेट है तो आपको सबसे पहले यहाँ मिल जाती है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ये विज्ञप्ति का पहला पेज है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे सचिवालय को लेके कोई भी पोस्ट नहीं आई है। सचिवालय की एक खास बात है कि जयपुर में आपको पूरी की ज़िंदगी नौकरी करनी पड़ेगी। दूसरी खास बात ये होती है कि सचिवालय में प्रमोशन बहुत फास्ट होता है, जो लाइजिंग है, जो सामाजिक आपका दायरा है वो अच्छा होता है। ठीक है, तो ये सचिवालय को लेके कुछ चीज़ें होती हैं। लेकिन इस बार लेकिन वर्कलोड ज़्यादा होता है सचिवालय में, तो कुछ चीज़ें अच्छी हैं और कुछ चीज़ बुरी हैं। तो इस बार सचिवालय का कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि जैसे जैसे ये वैकेंसी आगे बढ़े तो वैसे वैसे वहाँ पे सचिवालय का पोस्ट यहाँ पे ऐड कर दें, लेकिन फिलहाल के लिए सचिवालय की कोई पोस्ट यहाँ पे नहीं है। थोड़ा सा हम देखते हैं कि RPSC को लेके, राजस्थान लोक सेवा आयोग, और यहाँ पे लिपिक ग्रेड सेकंड। ठीक है, और यहाँ पे जो पद है वो आपके 6 पद हैं, नॉन TSP की बता रहा हूँ। तो RPSC जो लोग अजमेर में जॉब करना चाहते हैं, या अजमेर के हैं या अजमेर के आसपास के हैं, वो इसको भर सकते हैं। यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक है, तो ट्रांसफ़र नॉन ट्रांसफरेबल ये आपका डिपार्टमेंट है, तो आप देख सकते हैं। और डेस्क वर्क होगा, बिल्कुल, यहाँ पे फील्ड वर्क तो होता ही नहीं है। दूसरा जो आपका विभाग है वो है राज्य का अधीनस्थ विभाग या कार्यालय, यानी इसमें आपके बहुत सारे विभाग आ जाएंगे। परिवहन विभाग आ जाएगा आपके, मैं बात करूँ शिक्षा विभाग आ जाएगा, तमाम तरह के विभाग आएंगे। और इसमें थोड़ा सा आपको वर्कलोड कम मिलता है। कुछ विभाग मैं बताऊंगा जिसमें वर्कलोड कम होता है। ट्रांसफ़र भी होता है इसमें, तो ट्रांसफ़र भी होगा, आपके घर के पास पोस्टिंग हो सकती है। और साथ ही साथ मैं बात करूं तो यहाँ पे ज़्यादा पोस्ट भी है, 8,827 पोस्ट है नॉन TSP की बात करूँ। उसके बाद कृषि विपणन निदेशालय, कृषि उपज मंडी समिति। तो ये जो बोर्ड है, कुछ बोर्ड्स हैं, जैसे इनका मुख्यालय जयपुर में है। जयपुर या जयपुर के आसपास के जो लोग हैं जो जयपुर में जॉब करना चाहते हैं, तो वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जहाँ तक मेरी जानकारी है ये भी आपका नॉन ट्रांसफ़र वाला सिस्टम है। ठीक है, तो यदि इसकी शाखाएं शाखाएं कहीं हैं राजस्थान में तो वहाँ वहाँ हो सकता है, बाकी जयपुर है मेन। तो ये CET 2024 के आधार पर है, यानी CET 2024 में जो विद्यार्थी बैठे थे और जो योग्य हुए थे उनको ही आपको फॉर्म भर सकते हैं, ये बात बताई गई है। एक बोर्ड और है, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड। ये बोर्ड जो है ये भी जयपुर में है, और जयपुर में है तो इसका मतलब जयपुर में ही जॉब होगी। 98 पोस्ट यहाँ पे भी आपके दे रखी है। इसके साथ साथ मैं बात करूँ तो राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये बोर्ड का मुख्यालय जयपुर है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ शाखाएं आपकी क्षेत्रीय भी हैं, बीकानेर में है, भरतपुर में है, इस प्रकार की हैं। तो वहाँ वहाँ भी आपके ट्रांसफ़र हो सकते हैं जहाँ जहाँ ये शाखा है। और इसके जो पोस्ट है वो 46 है। फिर है आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो कि अजमेर में है, तो अजमेर वाले विद्यार्थी 84 पोस्ट। तो यहाँ पे मेनली बात करूँ मैं तो जो अजमेर है और या फिर जयपुर है, तो उनके लिए, अजमेर के लिए RPSC हो गई या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो गया, और जो जयपुर के लिए हैं वो इनके
जो बोर्ड हो गया आपका कृषि विपणन बोर्ड हो गया, या फिर बात करूं मैं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हो गया, या फिर मैं बात करूं कृषि विपणन निदेशालय हो गया, निदेशालय आपका जयपुर में है। तो ये सारे के सारे जो विभाग हैं ये जयपुर में हैं, तो जयपुर में ही आपको जॉब करनी पड़ेगी। यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई। अब थोड़ा सा हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रेफरेंस को बहुत ध्यान से देखना है। ये जो बोर्ड होते हैं, ये जो बोर्ड होते हैं, ये बोर्ड थोड़े से सरकार से, सरकारी जो विभाग होता है जैसे शिक्षा विभाग है तो उस पर सरकार का पूरा कंट्रोल, लेकिन ये जो बोर्ड होते हैं ये स्वायत्त संस्थाएं टाइप होती हैं, यानी सरकार का इस पर थोड़ा कम कंट्रोल होता है। हाँ, वेतन के हिसाब से सरकार के हिसाब से होगा, वे पेंशन सरकार के हिसाब से मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा इनका कामकाज जो होता है इस पर सरकार का थोड़ा कम इस पर दबाव होता है। तो ये बोर्ड और विभाग में ये फर्क होता है। मुझे लगता है आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कहाँ पे आपको किस प्रकार से, यदि आप अजमेर के हैं या जयपुर के हैं तो आप अजमेर के हैं तो आरपीएससी को ले सकते हैं, या फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को ले सकते हैं, या इसके आसपास के हैं तो भी भर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफ़र नहीं होगा यहाँ पे। और यदि आप जयपुर के आसपास के हैं तो आपके पास बोर्ड भी है और आपके पास अधीनस्थ कार्यालय तो आपके पास हमेशा रहेगा ही, अधीनस्थ वाले जो विभाग हैं। और जो होम डिस्ट्रिक्ट चाहते हैं और किसी दूर दराज एरिया में, जिले में रहते हैं तो आप अधीनस्थ विभाग को चयन कर सकते हैं। ठीक है, उसमें भी कुछ विभाग ऐसे हैं जहाँ पे काफ़ी अच्छा आपको टाइम मिलेगा पढ़ने को, जैसे शिक्षा विभाग है, और भी विभाग मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे देखिए जो फॉर्म भरने से पहले इन्होंने बताया हुआ है कि चयनित अभ्यर्थियों को उक्त विभागों का आवंटन वरीयता प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। अतः ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी जिन विभागों या बोर्ड में पदस्थापन चाहते हैं उनका पदस्थापन कोड संख्या के अनुसार भरें। तो ये पहले ही आपसे प्रेफरेंस भरवा लेंगे, बाद में आपके नंबर के हिसाब से अलॉटमेंट होगा। थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं और पेमेंट लेवल 6 का, लेवल 5 का है आपका। ठीक है, लगभग इसमें 2 साल का प्रोबेशन होगा, जिसमें आपको वेतन जो है 14,600 रुपये 2 साल तक मिलेगा। उसके बाद आपका वेतन, और 8वां वेतन आयोग लगने के बाद 32,830 से छलांगे मारता हुआ लगभग 50,000 तक पहुंच सकता है। ठीक है, और ग्रेड पे आपका 2400, पे मैट्रिक्स आपका 5 है। अब यहाँ पे आयु की बात करें तो 18 से 40 साल है। आयु की गणना 1/1/2027 से हो रही है, ये 26 चल रहा है, अगले साल से हो रही है। ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी मेल को 5 साल की छूट है, ईडब्ल्यूएस भी शामिल है, और फीमेल को 10 साल की छूट है। जनरल फीमेल है तो उसको 5 साल की छूट है। ये लोग, इन लोगों ने विज्ञप्ति में ईडब्ल्यूएस मेल और फीमेल को छूट देना भूल गए थे, त्रुटि हो गई थी, तो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि हमारा ध्यान नियमानुसार ईडब्ल्यूएस पुरुष को 5 वर्ष और महिला को 10 वर्ष की छूट दिए है, तो ये लिपिकीय त्रुटि हो गई थी। ठीक है, तो ये जो है आयु की बात आपने समझ ली। आरएससीआईटी की बात कर लेते हैं। तो आरएससीआईटी में आप देखें कि अभी तक आपने आरएससीआईटी नहीं किया है तो अभी भी आप कर सकते हैं। जैसे ही आप आरएससीआईटी के लिए फॉर्म भरेंगे एक लर्नर कोड मिलेगा, लर्नर कोड से आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और ये बात आपके फॉर्म में लिखी हुई है, आपके विज्ञप्ति में लिखी है। देखो ध्यान से कहाँ लिखा है, इस भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले हैं या सम्मिलित हो रहे हैं तो अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। ठीक है, सीटी 10+2 तो है ही आपका, तो वो तो कोई समस्या ही नहीं है, उस पर तो कोई ऑब्जेक्शन है ही नहीं। मेन है आपका जो टाइपिंग वाला है आरएससीआईटी, उसमें यदि आप शामिल हो रहे हैं तो भर सकते हैं। शर्त क्या है, परंतु निर्धारित शैक्षिक योग्यता इस भर्ती की द्वितीय फेज टंकण परीक्षा की प्रारंभिक तिथि तक अर्जित करनी होगी। यानी जब आपका सेकंड फेज होगा, तो उस फेज में आपको उस फेज से पहले पहले आपको आरएससीआईटी का सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए, और आ जाएगा, क्योंकि आप अभी भी फॉर्म भरेंगे तो 3 महीने बाद आपका एग्जाम हो जाएगा, सर्टिफिकेट 1-2 महीने बाद आ जाएगा। तो एग्जाम तो इसका जुलाई में होगा, रिजल्ट आएगा इस सितंबर के आसपास, फिर अक्टूबर के आसपास आपको बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए, तब तक रिजल्ट आ जाएगा। तो आरएससीआईटी में अभी से एडमिशन ले लो। ठीक है, ये बात हो गई। यहाँ पे मैंने जो एलडीसी की बात की है, सब ऑर्डिनेट 116 विभाग हैं जो अधीनस्थ वाले हैं, और सचिवालय और आरपीएससी, सचिवालय तो है ही नहीं। तो यहाँ पे 2 विभाग हैं,
विभागों में यदि मैं बात करूं, यदि आप लोग फिक्स है, ट्रांसफ़र नहीं चाहते, तो आरपीएससी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बता दिया मैंने आपको। और यदि आप लोग गृह जिले में पोस्टिंग चाहते हैं, दूर दराज के हैं, अपने ही गृह जिले में जॉब लेना चाहते हैं, तो उसमें फिर आप लोग सबऑर्डिनेट की तरफ जाएं। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। प्रमोशन सबसे फास्ट तो आपका सेक्रेटरिएट में होता है, जो कि है ही नहीं, तो इसके बारे में तो हमें सोचना ही नहीं है। बाकी बाकी विभागों में जो हमारा प्रमोशन है वो एलडीसी से यूडीसी, यूडीसी के बाद सहायक प्रशासनिक अधिकारी, फिर अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, फिर प्रशासनिक अधिकारी और संस्थापन अधिकारी, मैक्सिमम यहाँ तक हो सकता है। ठीक है। और एलडीसी से मैक्सिमम लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं, यहाँ तक पहुँच पाते हैं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी तक। बाकी 40-40 साल की यदि नौकरी है आपके पास तो निश्चित रूप से आप ऊपर पहुँचेंगे। 9, 18, 27 का आपको पेमेंट तो बढ़ेगा ही, 9, 18, 27 पे आपका ग्रेड पे बढ़ जाता है। बाकी 6-7 साल पे आप हर बार प्रमोशन होके बढ़ते रहेंगे, डिपेंड करेगा कि आपका विभाग के ऊपर के पद खाली हैं या नहीं है। ठीक है, तो ये बात हो गई। बाकी इसके बारे में तो सोचना नहीं, क्योंकि ये तो सचिवालय का है। अधीनस्थ की बात करें तो अधीनस्थ के कुछ फायदे हैं, जैसे घर के नज़दीक होगा आपका, गृह जिला मिल जाएगा, वर्कलोड थोड़ा सा कम होगा। कुछ विभाग ऐसे हैं जहाँ पे बहुत अच्छा है, जैसे वाणिज्य विभाग आप ले सकते हैं, राजस्व है, आबकारी है, परिवहन है। स्कूल्स में बाबू की नौकरी बहुत अच्छी है ना। 6 घंटे की जॉब है, उसके बाद आप फ्री हैं, आप तैयारी कर सकते हैं ना। प्रमोशन, सैलरी, लाइजनिंग, ये सचिवालय का तो छोड़ देते हैं फिर। तो ये थोड़ा सा आपको अधीनस्थ के बारे में मिल जाएगा, लेकिन आरपीएससी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पे ये लागू नहीं होगा, वहाँ पे आपका ट्रांसफ़र नहीं होने वाला। और जो बोर्ड है आपका, उस बोर्ड में मैंने आपको बता दिया कि उस बोर्ड में बोर्ड का मुख्यालय तो सारे जयपुर में है। यदि उसकी शाखाएं राजस्थान में कहीं भी हैं तो वहाँ आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। तो कई डिस्ट्रिक्ट में इसकी मुख्यालय हो भी सकते हैं शाखाएं, कई में नहीं भी हो सकती, तो वो डिपेंड करेगा। आरएससीआईटी के बारे में मैंने आपको बता दिया। आरएससीआईटी का एक चीज़ और देख लो आप, आरएससीआईटी कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। तो जिसके 12वीं में कंप्यूटर साइंस है वो भी अप्लाई कर सकता है। यहाँ लिखा हुआ है सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट फ्रॉम अ रिकग्नाइज बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन द कंट्री विद द कंप्यूटर साइंस, तो वो दे सकता है ना। और इसके साथ साथ मैं देखूँ तो डिग्री, यदि ग्रेजुएशन कर रखी है ना, डिग्री कर रखी है कंप्यूटर साइंस में, तो भी चल जाएगा, आरएससीआईटी की ज़रूरत नहीं है। या फिर आपने आरएससीआईटी कर रखा है तो चल जाएगा। तो मेन बच्चे इधर इन्हीं तीन क्राइटेरिया में होते हैं। तो या तो आरएससीआईटी, या डिग्री कर रखी है आपने, ग्रेजुएशन कर रखा है कंप्यूटर साइंस में, या 12th कंप्यूटर साइंस में है, तो आपको तीनों में से कोई एक भी चल जाएगा। ठीक है। बाकी कोपा और ये सारी डिग्रियां देख लेना आप लोग, नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ना है आपको। और टाइपिंग की बात करते हैं। टाइपिंग की बात यदि मैं करूं तो टाइपिंग यदि आपने स्टार्ट नहीं किया है तो टाइपिंग को स्टार्ट कर दो आप। ठीक है। और हो सकता है 1-2 महीने करके आप छोड़ दो, बाद में जब रिजल्ट आ जाएगा आपका रिटर्न का जैसे ही रिटर्न हो जाएगा उसके बाद आप कर लेना इसको, टाइपिंग के लिए प्रैक्टिस कर लेना। कम से कम आपको 2.5 से 3 महीने चाहिए। 1 महीना आपको उंगलियां बैठाने के लिए कीबोर्ड पे, दूसरा स्पीड पाने के लिए, और जो अगला 15 या 20 दिन होगा वो होगा एक्यूरेसी के लिए। तो ये लगभग 2.5 से 3 महीने का पूरा है। तो आप यदि बिल्कुल नए हैं तो इसको सीख लें, स्टार्ट कर लें 1-2 महीने, छोड़ देना बीच में। और यदि आपने पहले से कभी कर रखा है तो बाद में कर लेना। परीक्षा का पैटर्न आपको पता ही है। परीक्षा का पैटर्न वहीं पे 2 फेज होंगे। पहला फेज में आपके 2 पेपर होंगे, सुबह में होगा और शाम में होगा। सुबह में आपका सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित को परखा जाएगा। 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन 100 नंबर के, और 3 घंटे का पेपर। फिर हिंदी और अंग्रेजी 75 क्वेश्चन, 3 घंटे 100 नंबर, एक ही दिन में दोनों कंप्लीट। 200 में से दोनों में आपको जो पासिंग मार्क्स लाने होंगे वो यहाँ लिखा हुआ है, कितने नंबर लेके आने हैं। आप देखें यहाँ पे कि परीक्षा के फेज फर्स्ट के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक, और फेज सेकंड के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 36% अंक लाने हैं। ठीक है। और बाकी जो SC/ST के जो विद्यार्थी हैं उनको 5% की छूट है। तो हर पेपर में आपको 40% लाना है, फेज फर्स्ट में जो 2 पेपर होंगे उसमें। ठीक है। और फेज फर्स्ट के बाद आपको बुलाया जाएगा फेज सेकंड में। यहाँ लिखा हुआ है विज्ञापित रिक्तियों की संख्या के 3 गुने के अध्यधीन फेज फर्स्ट में दोनों प्रश्न पत्रों में अलग अलग न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ही फेज सेकंड में प्रवेश दिया जाएगा। यानी 3 गुना फेज फर्स्ट में
जो भी विद्यार्थी जो जो आपका जो 10,000 है, 10,000 का 3 गुना मान लीजिए, यानी 30,000 लोगों को टाइपिंग में बुलाया जाएगा, ये लिखा हुआ है। देखो ध्यान से, विज्ञापित रिक्तियों की संख्या के 3 गुने के अध्ययन फेज फर्स्ट के दोनों प्रश्न पत्रों में, है ना, फेज सेकंड में प्रवेश दिया जाएगा। तो ये बात है, जो उन समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जाएगा जो अंकों का समान प्रतिशत प्राप्त करते हैं। यदि किसी के नंबर बराबर हैं तो उनको भी वो शामिल कर लिया जाएगा, यदि वो 3 गुना से बाहर भी जाते हैं, नंबर बराबर है तो 3 गुणों को बुलाया जाएगा। तो टफ कंपटीशन है, आप फेज फर्स्ट सेकंड में ही छट जाएंगे काफ़ी लोग तो, ठीक है। तो फेज ऐसा नहीं कि फेज फर्स्ट में पास करने वाले 40% से ऊपर लाने वाले सबको बुलाया जाएगा, नहीं, कि केवल जो मेन विज्ञप्ति है 10,000 की, उसका 3 गुना बुलाया जाएगा फेज सेकंड में। तो नंबर अच्छे होने चाहिए, ये बात यहाँ से निकल के सामने आ रही है। फेज सेकंड आपका टाइपिंग वाला है, जो कि पूरा का पूरा 100 नंबर का पेपर होगा। फाइनल मेरिट आपकी 300 पे बनेगी, ठीक। हमने राजस्थान एलडीसी को लेके बैच स्टार्ट किया है, 1 महीना से ये बैच रन कर रहा है। मैथ, साइंस और इंग्लिश, ये तीनों सब्जेक्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जिसका मैथ, साइंस और इंग्लिश पे कमांड है वो बाजी मार जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, 300 में से लगभग आप मानिए कि 60% के आसपास मैथ, साइंस और इंग्लिश का वेटेज रहने वाला है। डेमो वीडियोज पड़े हैं, जाके देख सकते हैं क्या तरीका है, किस प्रकार से हम पढ़ा रहे हैं। डिजिटल नोट्स, चैप्टर वाइज शीट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन, कंप्लीट सिलेबस होगा। जब भी आपका एग्जाम होता है जुलाई में, उससे पहले आपको कम से कम 1.5 महीने पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो एप्लीकेशन है हमारा दीक्षांत एकेडमी, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ये व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर नहीं है, व्हाट्सअप नंबर है। कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ वनपाल वन रक्षक और वनपाल वन रक्षक दोनों की एक साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए बैच अवेलेबल है। और सीटी 2026 को लेके और सीटी ग्रेजुएशन को लेके भी बैच चल रहा है, जो कि जल्दी ही इसका नोटिफिकेशन भी निकलेगा और एग्ज़ाम भी होगा। और फिर उसके बाद स्पेशल बैचेज भी हैं। यदि केवल साइंस, केवल मैथ्स, केवल इंग्लिश पढ़ना है आपको राजस्थान की कोई भी वैकेंसी के रिगार्डिंग, तो स्पेशल बैचेज भी हमारे एप्लीकेशन पे रन कर रहे हैं। कॉम्बो बैच भी है तीनों का एक साथ। तो ये सारी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। वोकैब बैच को लेके जैसे राजस्थान के एलडीसी वाली भर्ती में वोकैब बहुत अच्छे से आती है, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, इडियम्स, फ्रेजेज। तो ये बैच भी आपके बहुत काम का है। इसको मैं एलडीसी वाले बैच में ऐड कर दूंगा, ठीक है, बीओडी में जाके, तो इसको अलग से आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी की सारी बातें हैं। अब हम लोग तो काफ़ी अच्छे से पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। सवाल ये है कि आप मेहनत करें और अपनी सीट पक्की करें, ताकि फेज सेकंड में आपके 3 गुना में नाम आ जाए, नंबर आ जाए और आप कंप्यूटर टाइपिंग के लिए एलिजिबल हो जाए। तो समझ में आ गया कि फॉर्म भरते समय हमें किन किन डिपार्टमेंट्स का ध्यान रखना है। बहुत सावधानी से भरना है। ई मित्र वैसा ई मित्र जो आपका सच में मित्र हो और सच में भला चाहे और थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड हो, वहाँ से भरवाना है फॉर्म। फॉर्म में कोई गलती नहीं करनी है, ताकि बाद में कोई टेंशन न रहे। तो मुझे लगता है चीज़ें आपको समझ में काफ़ी अच्छे तरीके से आ गई हैं। हमने सारे जो भी बातें हमने मुद्दा उठाया था, उन सारे मुद्दों को कवर किया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो में कोई क्वेरीज है तो आप निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।